बेहद ख़ास सेशन इसके बाद और एक बेहद ख़ास मेहमान से आपको मिलवाएंगे। उन्हें सुनना आप चाहेंगे, उन्हें देखना आप चाहेंगे, उनके अनुभव हमारे बहुत काम आएंगे। हम मंच 2 से 3 मिनट लेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ वहाँ कहाँ बंटवारा, हमारा जो अगला सत्र है उसका शीर्षक दोस्तों यही है। और मैं साहित्य आज तक के एडिटर जयप्रकाश पांडे जी हमारे मित्र को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो इस सत्र का संचालन करें। और वो नाम असगर वजाहत जी का, जोरदार तालियों के साथ असगर सर का स्वागत कीजिए। हिंदी के प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार असगर वजाहत जी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आते हैं। आपने एमयू से हिंदी में एमए पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पोस्ट डॉक्टरल शोध आपने दिल्ली की मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया। 71 से 2011 तक दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपने अध्यापन किया। हिंदी विभाग के आप अध्यक्ष रहे। हंगरी के ओल्वेश लोरैंड विश्वविद्यालय में 5 वर्षों तक आपने शिक्षण किया। यूरोप, अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। अपनी साहित्यिक यात्रा में आपने कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, फिल्म, पटकथा आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी फिल्म आपने देखी होगी, जिसका जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर असगर वजाहत का स्वागत कीजिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं कि मैंने, भावुक हो रहा हूं थोड़ा सा। सईद भाई की जो है सईद भाई का संचालन, और हम हमेशा कहते हैं कि जिस भी मंच पर होते हैं मजमा लूट लेते हैं, इसलिए सईद भाई आप अब कुछ मत कहिए। नहीं, आपका आदेश सर आंखों पर पंडित जी। लेकिन मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं दोस्तों, लेकिन अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि असगर सर ने मुझे पढ़ाया है। और मुझे पता नहीं ये जो मैं शब्द ढूंढ रहा हूं और जो मेरी आवाज़ लरज़ रही है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप यहाँ हैं। और मैं आज भी इस योग्य नहीं हूँ सर कि जिस मंच पर आप बैठे हैं मैं कुछ कह सकूँ, लेकिन बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी। ओवर टू यू पंडित जी। आप सभी लोगों को साहित्य आज तक के इस तीसरे संस्करण में जो अवध की भूमि पर है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे समय में जब दूसरे मंचों पर हमारे इस साहित्य आज तक का महोत्सव में सांस्कृतिक और संगीत के कार्यक्रम हो रहे होते हैं, उस समय साहित्य के किसी भी बड़े व्यक्ति को सुनना, वो भी असगर वजाहत साहब जैसी किसी शख्सियत को सुनना, अपने आप में इतिहास के किसी कालखंड से गुजरने जैसा है। अभी लगातार इस मंच पर विमर्श के सत्र होते हैं, वैचारिक सत्र होते हैं, और एक खुशी की बात है कि गंभीर श्रोता अभी भी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और हम जहां भी कार्यक्रम करते हैं वहां मिलते हैं। जैसा कि सईद भाई ने कहा, यहाँ वहाँ कहाँ बंटवारा, यह इस सत्र का विषय है। और असगर वजाहत साहब से इस सत्र पर बातचीत करने के लिए इसलिए हम लोगों को लगा कि यह विषय सबसे अधिक मौजू है, क्योंकि
वजाहत साहब के पास पूरे 6 दशकों से अधिक कालखंड का एक अपना ज्ञान रहा है। आपकी एक कृति जो एक तरह से 500 से अधिक, मुझे लगता है 1000 के आसपास से अधिक जिसका मंचन हो चुका है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मया ही नहीं। एक बार मैं वजाहत साहब से साक्षात्कार करते हुए मैंने पूछा कि इसका असली नाम क्या है, क्योंकि इस नाटक के बहुत सारे नाम मिलते हैं आप जब सर्च करेंगे तो। भारत के विभाजन की जो त्रासदी थी, वो त्रासदी क्या केवल एक भूभाग बंटने की त्रासदी थी? क्या वो धर्म के आधार पर किसी एक देश के बंटने की त्रासदी थी? उस त्रासदी का असर आज तक क्या हुआ है और आज हम कहाँ किस किस तरह से बट रहे हैं? क्या बंटवारा हमारे दिलों में हो गया है, हमारे जहन में हो गया है, हमारे समय में हो गया है, हमारी पीढ़ी के बीच हो गया है? वर्ग, जाति, धर्म से इतर बंटवारे की क्या स्थितियां हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वजाहत साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। साहित्य आज तक को हमेशा आपका स्नेह मिलता रहा है। मैं चाहूँगा एक तरह से ये बीज वक्तव्य के तौर पर बजाय सवाल के, मैं सीधे सीधे अपने विषय पर आपके विचार जानने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत धन्यवाद। बहुत आपने बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया। देखिए, मैं 2013 में पाकिस्तान गया और 45 दिन तक मैं घूमता रहा। जितने शहरों में जा सकता था, लोगों से मिल सकता था और मिला। और जिस नतीजे पर पहुंचा वो बड़ा रोचक नतीजा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान लोगों का पाकिस्तान है, जनता का पाकिस्तान है, आम लोगों का पाकिस्तान है, और दूसरा सेना का पाकिस्तान है, शासकों का पाकिस्तान है। जो शासकों का पाकिस्तान है वो बटा हुआ है और जो लोगों का पाकिस्तान है वो बटा हुआ नहीं है। मैं एक व्यक्ति से मिला जो मुहाजिर था, कहने लगा कि आइए अपने देश के बारे में कुछ बातचीत हो जाए। तो मैंने कहा आपका देश तो पाकिस्तान है, आप और मेरा देश जो है भारत है, हम लोग क्या अपने देश के बारे में क्या बात करें। तो कहने लगा अरे आपने नहीं सुना? मैंने कहा क्या? तो उसने एक कविता सुनाई। कहने लगा कि आंखें हैं इस देश में मेरी, आंखें हैं इस देश में मेरी, दिल मेरा उस देश में है। दिन में पाकिस्तानी हूँ मैं, रात में हिंदुस्तानी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कहा कि मैं सपना देखता हूँ तो मैं भारत का सपना देखता हूँ। लाहौर में अगर आप चाय की दुकान पर जाकर के चाय पियेंगे और चाय पिलाने दुकानदार को पता चल जाए कि भारत से आए, तो वो पैसे लेने से इनकार कर देता है, पैसे नहीं लेता। कहता है कि आप हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन आप देखिए कि वहाँ की सरकार आतंकवादियों को भेजती है, वहाँ की सेना आतंकवादियों को भेजती है। तो क्या हुआ? ये एक देश नहीं हुआ, ये 2 देश हो गए, 2 देश हो गए। तो देश की जनता कभी ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह से देश के लोगों को बांटा जाए। ये केवल वे लोग होते हैं जो उस बंटवारे से लाभ उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वही लोगों को बांटने की बात करते हैं। आम लोग हमेशा एकता की बात करते हैं, हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। इस तरह के अनेकों प्रसंग हैं। मेरा ये नाटक भी इसी के बारे में है। जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिसके ऊपर अब वो एक बड़ी फिल्म बन रही है जो आप लोग मतलब नियर फ्यूचर में देखिएगा। तो कुल मिला जुला करके लोगों का सोचना और सरकारों का सोचना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और इनके बारे में जब हम अलग विचार करते हैं तभी हमको सच्चाई का पता लगता है।
बजाज साहब, यहाँ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में दो तरह का पाकिस्तान है। हिंदुस्तान तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाषा, विचार, संस्कृति, कला, खान पान, पहनावा, बहुत सारी विविधताएं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बटा हुआ है। ये जो विविधता है और ये जो बंटवारा है, इन दोनों के बीच अंतर कहाँ पैदा होता है? वो कौन सी धारा है, वो कौन सी पंक्ति है, वह कौन सी लाइन है जो यह बताती है कि ये विविधता है और यह विभाजन है? देखिए, विविधता का मतलब विभाजन नहीं होता है। विविधता को हर देश स्वीकार करता है। एक आदमी किसी दूसरे आदमी जैसा नहीं है, एकता इस प्रकार की नहीं है। लेकिन अलग होते हुए भी दूसरे के लिए स्पेस बनाना, दूसरे के लिए जगह बनाना और ये मानना कि हमारी तरह दूसरे को भी इस बात का अधिकार है कि वो रहे, वो एग्जिस्ट करे, उसके भी अधिकार हैं, उसके भी अधिकार हों। तो जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं कि बहुत बड़े देशों में हर प्रकार की विविधता है, लेकिन विविधता का मतलब बंटवारा नहीं होता है। विविधता का मतलब ये होता है कि हम दूसरे आदमी को स्पेस दे रहे हैं और वो हमें स्पेस दे रहा है। यही भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र को लोग सदा से हमारे देश में इस प्रकार की विविधता रही है। और टैगोर ने कहा है भारत को कि ये महामानव समुद्र है, महामानव समुद्र। यहाँ पर अनादिकाल से लेकर के बहुत से अलग प्रकार के लोग आते रहे, बसते रहे, एक दूसरे के विश्वासों को लेते रहे, देते रहे और इसका बहुत प्राचीन इतिहास। यही नहीं, संसार के तमाम देश आप पाएंगे जहाँ विभिन्न धर्मों के विश्वासों के लोग रहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो विविधता जो है बंटवारा नहीं करती है। बंटवारे करने की मानसिकता वो दूसरी मानसिकता होती है, जिसके मैंने आपको बताया कि वो शासक की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता नहीं है। ये दुनिया भर में अभी आज हम जब देखते हैं, एक तरफ विकास की जो प्रक्रिया है, सोशल मीडिया जो है वो पूरी दुनिया को एक मानने की तरफ बढ़ रहा है। हम कोई बात कहते हैं, आज हो सकता है कि यहाँ मोबाइल से कोई साथी उसको दिखा रहा हो और अमेरिका में कोई आदमी देख रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में कोई देख रहा हो, अफ्रीका में कोई देख रहा हो। हमारे जो चैनल लाइव कर रहे हैं, आज तक इसको लाइव कर रहा होगा, साहित्य तक लाइव कर रहा होता है। एक तरफ तो हम पूरी दुनिया को एक साथ एक ही समय में जोड़ कर रख रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो हमारे अपनी ज़मीन पे रंग भेद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात हो रही है। और अभी हमने तस्वीरें देखी थी कि बहुत सारे भारतीयों को इसलिए कि विस्थापित वो अवैध प्रवास किया है उन्होंने। ये जो देश की सीमाएं हैं, ये जो राज्यों की सीमाएं हैं, ये जो भौगोलिक भाषाई सीमाएं हैं, ये जो जाति और धर्म की सीमाएं हैं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये सीमाएं आज के समय में, जब 21वीं सदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में बढ़ रहे हैं, AI जो है 1 सेकंड में पूरी दुनिया से चीज़ों को छानकर हमें दे रही है, तब ये विभाजन क्या वजह है कि इतनी तेजी से बढ़ भी रहा है साथ के साथ? और जिस सत्ता की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह के खतरे लगातार महसूस किए जा रहे हैं। क्या ये खतरे वाकई हैं या केवल दिमागी बौद्धिक लोगों की शरारत है? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये होती है कि जब हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे के अधिकारों का हनन करें, दूसरों के अधिकारों का हनन करने की बात आती है, दूसरों के संसाधन लेने की बात आती है, दूसरों के ऊपर शासन अपना आधिपत्य जमाने की बात, तो वहाँ पर एक दूसरी स्थिति होती है। अब लेकिन इसी के साथ साथ पूरी मानवता ये प्रयास कर रही है, सामूहिक रूप से प्रयास कर रही है कि सीमाओं को सीमित किया जाए,
इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन जो है, जिसने कहा कि हमारे यूरोप के जो देश हैं उनकी सीमाएं जो हैं वो सीमाएं नहीं हैं जो देशों की सीमाएं होती हैं, वो सॉफ्ट बॉर्डर हैं। आप एक देश में आए, दूसरे में चले जाएं, तीसरे में चले जाएं, कोई आपको पूछता नहीं। ये भी प्रयोग है, बहुत बड़ा और बड़ा सफल प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की शक्तियां हैं जो समाज में काम कर रही हैं। विकसित समाज, पढ़े लिखे समाज, ऐसे समाज जहाँ पर अच्छे सांस्कृतिक मूल्य हैं, वहाँ पर एकता की भावना बहुत ही बड़ी प्रबल है। एकता की भावना। वजाहत साहब, मेरा प्रश्न मैं ये देखता हूँ, आप उन गिने चुने साहित्यकारों में हैं जो आपकी वय के हैं और सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। लघु कथाएं आपकी बड़ी चर्चित रही हैं। बहुत कम शब्दों में आप बहुत बड़ी बातें कहते हैं। आज के समय में क्या युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग पीढ़ी है, और कई पीढ़ियां साथ साथ चल रही हैं, जब हम कॉलेज के दिनों में थे तो हम मानते थे कि 10 वर्षों में पीढ़ी बदल रही है। आज की हमारे जो जूनियर बच्चे हैं वो हमें बताते हैं कि जेन जी और मिलेनियल और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। हमें तो वो पता भी नहीं है उन पीढ़ियों के बारे में। ये क्या विभाजन सोशल मीडिया तेजी से बढ़ा रहा है? देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ समाज में, संसार में एक रूपता में नहीं रही है। ऐसा नहीं रहा कि हर युग में साहित्य या कलाएं एक सी हों। उनके अंदर वेरिएशन रहे, उनके अंदर डिफरेंस रहे हैं। आज सोशल मीडिया हमारा जो है वो उस तरह से एक उन डिफरेंसेस को वो एक परिभाषा दे रहा है। मान लीजिए, मैं कहता हूँ शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत ही लोग सब सुने हैं और जो फिल्मी गाने हैं वो न सुने हैं। क्या ऐसा कोई आदेश दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। केवल ये होता है कि जिस प्रकार से जो चीज़ आपको पसंद है आप वो काम करें, आपको आज़ादी है और ऊपर आने की सीढ़ियां हैं, लगातार आप ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जिस स्तर पर जो जितना संस्कृति को, साहित्य को समझ रहा है और एंजॉय कर रहा है, उसको उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं पल्प लिटरेचर का भी विरोधी नहीं हूँ। जो जर्नल मतलब एक ऐसा साहित्य है कि जिसको आप बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य नहीं कह सकते, वो भी आवश्यक है। वो आवश्यक है क्योंकि वो एक सीढ़ी का काम करता है। सीढ़ी बनती है, उससे आगे बढ़ते हैं लोग। ये मैं वजाहत साहब, अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो विकास का दौर है आज के समय में और राजनेताओं के अंदर जो बदलाव है, राजनीति एक समय में सेवा का माध्यम थी, आज केवल सत्ता का माध्यम लगती है। बतौर साहित्यकार आप वर्तमान राजनीति और वर्तमान राजनेताओं को, आपकी पीढ़ी के, आपके बचपन के दौर से मैं शुरू करूंगा। मैं चाहूंगा कि कुछ संस्मरणों के माध्यम से, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी याददाश्त है अपने समय के राजनेताओं की, साहित्यकारों की, लेखकों की और आज के लेखकों और साहित्यकारों की, आपसे बात करने में जितनी हमें सहजता होती है, आज के समय में सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनसे बात करने में बहुत मुश्किल होती है। लेखक भी अपने को बहुत सारे स्टार्स समझने लगे हैं, समझते हैं। तो ये जो अंतर है, मैं चाहूँगा कि इस पर भी बात करें, क्योंकि ये हमारा जो विषय है इसमें हम कोई भी अंश छोड़ना नहीं चाहेंगे। देखिए, आपने मुझे याद दिलाया, ये सन 62-63 की बात है, मतलब 7वें दशक वाली। भारत में जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, राम मनोहर लोहिया, पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म करने के बाद वो पार्लियामेंट से पैदल चलते हुए अपना बस्ता, अपनी किताबें जो हैं वो दबाए हुए, वो सीधे कॉफ़ी हाउस आते थे। अकेले कॉफ़ी हाउस आते थे और कॉफ़ी हाउस में जहाँ वो बैठते थे जिस टेबल पर, वहाँ पर चित्रकार, वहाँ पर कवि, वहाँ पर लेखक
वहाँ दूसरे लोग, कोई भी उनसे जा सकता था, बात कर सकता था। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो इजीली अवेलेबल होता था किसी को भी। और जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री का, उस समय का एक बड़ा रोचक प्रसंग है, आप लोगों को सुनाऊं। हिंदुस्तानी थिएटर ग्रुप जो है वो नाटक कर रहा था, जो एक संस्कृत का पुराना नाटक जो है कालिदास का, उसका मंचन होने वाला था। उन्होंने प्रधानमंत्री को, जो नेहरू थे उस जमाने में, उनको बुलाया था, इनवाइट किया था। प्रधानमंत्री सचिवालय से थिएटर वालों को फोन आया कि प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि क्या वो अपने किसी मित्र को भी ला सकते हैं अपने साथ। तो इन लोगों ने कहा निश्चित रूप से ज़रूर लाएं अपने मित्र को। तो पंडित नेहरू जो है अपने साथ अपने मित्र को इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे नासिर, उनको लेके गए। तो राजनेता जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो नाटक करने वालों को इतना महत्व दे रहा है कि वो उनसे पूछ रहा है कि क्या वो अपने किसी मित्र को भी साथ ला सकते हैं। तो क्या होता है कि जो ऊपर से एक माहौल बनता है वो नीचे तक जाता है, नीचे तक जाता है। आज की स्थिति की तुलना जब आप उन स्थितियों से करते हैं तो आपको लगता है कि ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए, सादगी, सिंप्लिसिटी, सादगी एक बहुत बड़ी वैल्यू थी। सादा जीवन कहा जाता था, सादा जीवन उच्च विचार। आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। सादा जीवन उच्च विचार का कॉन्सेप्ट जो है आज पलट गया है कि बहुत ऐश्वर्य, बहुत ही रिच, बहुत ही संपन्न जीवन और बहुत ही तुच्छ विचार, बहुत ही छोटे विचार। इस तरह से आज की स्थितियों को अगर हम पहले की तुलना में देखते हैं तो हमें जितना आगे बढ़ना था, दरअसल हम शायद आगे बढ़ना तो दूर रहा, हम पीछे खिसके हैं, जिसके बारे में नई पीढ़ी को बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या हुआ। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। वजाहत साहब, एक चीज़ मुझे जानने का मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कट्टरपंथीता जो है वो विभाजन के लिए कितनी जिम्मेदार है, और किसी व्यक्ति को कितना कट्टरपंथी होना चाहिए, और किन बिंदुओं पर होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो एक तरह से कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी से आप जो चाहें बना दें। कच्ची मिट्टी से आप घड़ा भी बना सकते हैं और आप तलवार भी बना सकते हैं, आप प्रेम भी बना सकते हैं, आप घृणा भी बना सकते हैं, आप शांति भी बना सकते हैं, आप आतंक भी बना सकते हैं। तो लोगों को बनाने की जो प्रक्रियाएं रही हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी, वो प्रक्रियाएं जो हैं वो समाप्त हो गई धीरे धीरे। उदाहरण के लिए, जो छोटे शहरों में आपने सुना होगा कि लोग रिटायरमेंट के बाद पहले अपने नगर चले जाते थे, किसी भी छोटे शहर चले जाते थे जहाँ के रहने वाले होते थे। लेकिन अब नहीं होता ऐसा। अब रिटायरमेंट के बाद लोग बड़े शहरों में या बड़े शहरों के आसपास रहते हैं। तो छोटे शहरों का जो चरित्र था वो पूरी तरह से बदल गया। सिविल सोसाइटी का एक दबाव था, एक प्रेशर था, एक उसका महत्व था, वो महत्व जो है वो ख़त्म हो गया। इस प्रकार से समाज को जो बैलेंस करने का जो एक सिस्टम बना हुआ था पुराना, वो सिस्टम टूट गया। उसके कारण जो है वो बहुत अराजकता फैली, उसके कारण। और दूसरी बात यह है कि देखिए, राजनीति जो है, एक बहुत बड़े राजनेता थे, उनका कहना था कि राजनीति कविता के बिना हृदयहीन है। राजनीति कविता के बिना हृदयहीन है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर भावना नहीं है राजनीति के अंदर,
अगर लोगों के दुख को, दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने की फीलिंग नहीं है तो वो अधूरी है। तो आज राजनीति केवल राजनीति होकर रह गई है। राजनीति के अंदर जो संवेदना होनी चाहिए, उस संवेदना का बहुत अभाव है। संवेदना के अभाव से वो पीड़ित। वजाहत साहब, आप साहित्य और संस्कृति की विभिन्न विधाओं में लगातार सक्रिय रहे हैं और कई दशकों से सक्रिय हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपने नाटक लिखने की शुरुआत की, पहली बात तो ये जानना चाहूँगा कि आपने नाटक लिखना ही क्यों चाहा? आप तो दूसरी विधाओं में उपन्यास और कहानियाँ भी आप बहुत अलग तरह से लिख सकते हैं। आपने नाटक पर इतना बल क्यों दिया? और फिर रंगमंच के बाद आप सिनेमा में भी चले गए, वृत्तचित्र भी, बहुत सारी फीचर फिल्में भी बनाने लगे, मतलब वहाँ भी पीछे कहीं न कहीं आपकी भूमिका है। आप कई विधाओं में साहित्य और संस्कृति के लगातार आवाजाही कर रहे हैं। तो एक प्रश्न मेरा ये है कि आपने जब शुरुआत की थी तो इन विधाओं की क्या स्थिति थी, वहाँ काम करने की स्थितियाँ कैसी थी, और आज के समय में वो स्थितियाँ कैसी हैं? जो बदलाव हुए हैं वो बेहतर के लिए हुए हैं या उनमें कहीं कोई खामी आई है? देखिए, लेखक जो है वो आमतौर से एक छिपा हुआ एक्टिविस्ट होता है। लेखक एक छिपा हुआ एक्टिविस्ट होता है और लेखन का उसका पूरा उद्देश्य होता है कि जो कुछ है वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा दिखाई दे रहा है उससे अलग होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए। तो ये एक्टिविज्म जो है ये लेखन का एक समझे उसके अंदर एक छिपा हुआ तत्व है। और एक्टिविज्म का मतलब ये हुआ सीधा कि आप लोगों से संबोधित हैं, लोगों से आप एड्रेस कर रहे हैं। तो नाटक में लोगों को संबोधित करने का काम, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का काम ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा उसके अंदर जो है ऊर्जा होती है। सीधे सीधे वो मीडिया, मास मीडिया में चला जाता है। मास मीडिया का मतलब है कि फिर अगर एक कहानी को 100 लोग पढ़ रहे हैं तो एक नाटक को 5000 लोग देख रहे हैं। तो ये एक तरह का एक्टिविज्म ही था, लिटरेरी एक्टिविज्म आप कह सकते हैं, सांस्कृतिक एक एक्टिविज्म कह सकते हैं, कि जिसने नाटक लिखने की प्रेरणा मुझे दी। और फिर इसी से जुड़ी हुई मास मीडिया है जिसको हम सिनेमा कहते हैं। अच्छा और बुरा हर जगह होता है, किसी चीज़ को हम पूरी तरह न बुरा कह सकते हैं न किसी को अच्छा कह सकते हैं। तो सिनेमा में बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत अच्छा भी है और बहुत ऐसा भी है जो बहुत बुरा भी है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम क्या चुनते हैं। अच्छा चुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हिंदी सिनेमा को लेके मुझे ये लगता है कि अभी वो विकसित हुआ नहीं है, अभी उसे होना है। हिंदी सिनेमा अभी बनना है और हिंदी सिनेमा बनेगा हिंदी प्रदेशों में, वो बम्बई में नहीं बनेगा। हिंदी फिल्म तो हिंदी फिल्मों का विकास होना है और वो हिंदी क्षेत्रों में होना है, जिसकी अभी शुरुआत बहुत कम हुई है। शुरुआत और अधिक होने की ज़रूरत है। आप के नाटक पर आते हैं जिस पर एक बड़ा, आपने कहा आमिर खान खुद फिल्म बना रहे हैं। ये क्या वजह थी, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं की शोहरत का, प्रसिद्ध की वजह क्या थी? और मैं इससे जुड़े कुछ संस्मरण कि ये नाटक आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इसको लिखूं, और वह विभाजन और संवेदना का कौन सा बिंदु है जो इस नाटक को लगातार न केवल भारत की विविध भाषाओं में बल्कि दुनिया की अलग अलग भाषाओं में भी मंचित होने के लिए लगातार नाट्य निर्देशकों को प्रेरित करता रहा। और अब उस पर कई लोगों ने फिल्म बनाने की सोची, लेकिन अब आमिर खान जैसा व्यक्ति जो है उस पर एक बड़ी फिल्म बना रहा है। फिल्म आखिरी चरण में होगी संभवतः। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं, क्योंकि ये भी इसमें विभाजन भी है और वो जो जोड़ने की संवेदना है वह दोनों जुड़ी हुई हैं। और कितना अंतर आपके रंगमंच से और सिनेमा में होने वाला है, मतलब आपने नाटक जो लिखा, फिर वो जो मंचित हुआ और अब जो पिक्चर बन रही है।
देखिए, नाटक में 3 बातें हैं। जिन लोगों ने नाटक देखा होगा वो ज़रूर समझ लेंगे। पहली तो बात ये है कि जो एक प्रकार से सांस्कृतिक अंतर है और भाषा का अंतर है, इससे कहीं बहुत बड़ी चीज़ है मानवीय रिश्ता, मानव संबंध। एक आदमी है जो आपकी भाषा नहीं जानता, एक आदमी है जिसका धर्म आपसे अलग है, एक आदमी है जिसकी रहन सहन आपसे अलग है, लेकिन आप दोनों मनुष्य हैं और मनुष्यता का एक रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। ये नाटक जो है एक प्रकार से जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको कहते हैं विभिन्न संस्कृतियों के बीच में हेल मेल, उनके बीच में आवाजाही, उसके ऊपर ये बल देता है और कहता है कि इंसान मानवीय जो संबंध हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। धर्म से भी ऊपर उनको मानता है, भाषा से ऊपर मानता है, संस्कृति से ऊपर मानता है। दूसरी बात तो ये एक केवल हमारी समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है कि हम किस प्रकार से अपने से अलग लोगों से एक अच्छा संबंध बनाएं, किस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि पूरी समाज को, विभाजन को एक कवि की दृष्टि से समझना। इसमें एक कवि कैरेक्टर है नासिर काज़मी नाम का, जो समझना चाहता है कि विभाजन है क्या, हुआ क्यों, क्या कारण थे इसके। वो सांस्कृतिक और साहित्यिक कारणों को खोजना चाहता है और उसे कोई तर्क नहीं मिलता, उसे कोई तर्क नहीं मिलता कि ये क्यों बांट दिया गया, क्यों बंटवारा हुआ, उसको कोई आधार नहीं मिलता। तो ये नाटक डायरेक्टली जो है वो पार्टीशन पर नहीं है, लेकिन पार्टीशन का जो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो उसका विचार है, उसके ऊपर ये बहुत कड़ा प्रहार करता है ये नाटक, और किसी भी प्रकार के पार्टीशन पर करता है, केवल भारत पाकिस्तान के नहीं, किसी भी प्रकार के। तीसरी बात, इस नाटक में ये स्थापित करने की कोशिश की गई है कि वास्तव में धर्म जो है वो समाज विरोधी नहीं है, अगर वो वास्तविक धर्म है। अगर धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की जा रही है तो कोई भी धर्म ऐसा है जो मनुष्यों के हित में है। धर्म से हमें कोई चिढ़ या कोई अलगाव या उसका कोई विरोध करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है होगी कि अगर वो केवल मनुष्यता को स्थापित कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसमें एक धार्मिक पात्र है, एक मौलवी का पात्र है, जो सिद्धांतों के अनुसार ये मानता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता। तो ये 3-4 ऐसी बातें हैं कि जिनके अंदर यूनिवर्सल अपील है। तो ये यूनिवर्सल अपील के कारण ये संसार के अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में ये नाटक हुआ है और इसको लोगों ने पसंद किया। अब इसके ऊपर जो फिल्म बन रही है, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छी तरह से राजकुमार संतोषी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और आमिर खान उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये दोनों लोग बहुत सीनियर लोग हैं जो इंडस्ट्री में बहुत स्थापित हैं। ये 40-40, 50-50 साल से ये काम कर रहे हैं और इनकी क्लैरिटी है इनके अंदर जो है वो उस समस्या को लेकर के बहुत सफा है, मतलब बहुत साफ दृष्टि है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिल्म ज़रूर अच्छी बनेगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बात है कि 2 माध्यम अलग अलग हैं, लेखन, कहानी और फिल्म। तो ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रकार का जैसा नाटक है वैसी फिल्म होगी। निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसा होगा जो नाटक में नहीं है, वो, लेकिन जो मूल आत्मा है, नाटक की मूल आत्मा है, वो मूल आत्मा उसमें रहेगी, क्योंकि उसी के कारण इन्होंने उस नाटक पर फिल्म बनाने का निर्णय किया है। बजाज साहब, आज के समय में रंगमंच की स्थिति क्या है? हम देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल तक लगातार बंद हो रहे हैं
उसकी वजह ये है कि घरों में ओटीटी और टेलीविज़न की पहुंच हो गई है, और अब उसके बाद हमारे मोबाइलों पे हर मोबाइल पे जो है सब कुछ दिख रहा है। क्या आप मानते हैं कि रंगमंच के सामने, नाटक के सामने कोई संकट है? और अगर है तो उससे निजात का कोई रास्ता है, उसका निदान कुछ है? एक उदाहरण दे के मैं आपको बताऊं, जो जिन देशों को सो कॉल्ड विकसित कहा जाता है, यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, वहाँ नाटक देखने के लिए 6-6 महीने पहले से बुकिंग होती। 6 महीने पहले से लोग सीट बुक कराते हैं कि जी हमको टिकट नाटक का चाहिए। मेरा स्वयं का ऐसा अनुभव है कि शाम के नाटक के लिए दोपहर को 2 बजे टिकट लेने के लिए गया तो देखा कि 200 लोगों की लाइन लगी हुई है, और ये कहा गया कि 200 ही सीटें हैं, और अब आप लाइन में लग भी जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मास मीडिया है, ये कोई विकल्प नहीं है नाटक का। नाटक में जो आपको आनंद आता है, जो आपको मज़ा आता है देखने में भी और करने में भी, तो वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। अभिनेता भी मानते हैं कि फिल्म में अभिनय करने में वो आनंद, वो मज़ा नहीं है जो मंच के ऊपर अभिनय करने में है, क्योंकि वो हर बार नया है। और इसीलिए एक नाटक को लोग बार बार देखते हैं कि हर बार उन्हें कुछ नया दिखाई देता है। फिल्म में ऐसा नहीं होगा। फिल्म में आपको कुछ नया नहीं दिखाई देगा, एक बार जो देख लिया वही दिखाई देगा अगली बार भी। लेकिन नाटक में चूंकि एक पर्सनल फैक्टर उसमें जुड़ जाते हैं, फर्ज कीजिए कि एक्टर उस दिन बड़ा खुश है ना, लाइट जो करता है आदमी वो बड़ा अलर्ट है, जो आदमी साउंड कर रहा है वो भी बहुत अच्छे मूड में है, एक्टर जो एक्टिंग कर रहा है वो पिछले दिन की तुलना में वो बेहतर करेगा। तो एक ह्यूमन फैक्टर जो आता है, तो ह्यूमन फैक्टर के कारण इसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। मुंबई में हिंदी नाटक की लोकप्रियता बढ़ रही है। वहाँ कम से कम 10 ऐसे छोटे मंच है जहाँ लगभग रोज़ हिंदी के कोई ना कोई नाटक वहाँ होते हैं। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन ये कोई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, ये कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि जो नाटक को समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं। क्या असगर वजाहत साहब जब लिखना शुरू किए थे जिस ज़माने में, और आज जो लिखा जा रहा है, आपने तो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया को और नई तकनीक को अपना लिया। आपकी पीढ़ी के जो दूसरे लेखक हैं और वर्तमान पीढ़ी के जो लेखक हैं, उन दोनों के विचारों में, लेखन में क्या अंतर आप पाते हैं खुद, और आपने अपने आप को कैसे बदला और दूसरों को क्या करना चाहिए, खासकर युवाओं को? देखिए, पहले हम लोग कहानी लिखते थे, लघु पत्रिकाएं निकलती थीं, अभी भी निकलती हैं। लघु पत्रिका में कहानी भेजी, संपादक कहता था, उत्तर आता था कि बंधु इस अंक की सामग्री तो तैयार है, अगले अंक में आपका हम कहानी छापेंगे। तो 3 महीने बाद अगला अंक निकलेगा। तो अब 6 महीने ये हो गए। उसके बाद वो अंक गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 महीने उसमें लग गए, फिर लोगों ने पढ़ा। तो आपकी एक रचना लिखने के लगभग 1 साल के बाद वो लोगों के रिएक्शन आपको मिलते थे। आज ये है कि आपने कुछ लिखा, सोशल मीडिया पे डाला, और आपको तुरंत उसके रिएक्शन आने पता लग गए, और फिर वो सर्कुलेशन में भी किसी भी प्रिंटेड मैगजीन की तुलना में बहुत अधिक है, अधिक लोगों तक पहुंच गया वो। तो लेखक चाहता है कि अधिक लोगों तक उसकी पहुंच बने, अधिक लोगों से उसका संपर्क और संबंध बने। ये ज़रूर है कि उसमें कभी कोई रिएक्शन ऐसे आते हैं कि जो अनगढ़ हैं, जो बचकाना है, ठीक है, आने दीजिए। जब आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसकी सीमाएं भी होती हैं, उन सीमाओं को मानना चाहिए, ये सीमाएं हैं। दूसरे लेखक जो हैं वो क्यों सोशल मीडिया पर आने में परहेज करते हैं? शायद ऐसा लगता है कि हर तरह के क्रिटिसिज्म के लिए अपने आप को तैयार पाते नहीं।
सोशल मीडिया पर कोई अगर आपको गाली भी दे रहा है तो आपको ये इस रूप में स्वीकार करनी पड़ती है कि यार वो और कुछ नहीं कर सकता है, उसका कोई विचार नहीं है, तो वो गाली दे रहा है आपको, तो वो असहाय है, कमज़ोर है, इसलिए गाली दे रहा है आपको, है ना, वीक है वो, इसीलिए आपको गाली दे रहा है। तो गाली देने वाले से आपको हमदर्दी होगी, यार देखो कैसा बेचारा बेपढ़ा लिखा आदमी है, कुछ कह नहीं सकता, गाली दे रहा है ना। लेकिन बहुत से लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया को लेके अभी भी ये धारणा, गलत धारणा बनी हुई है कि गंभीरता, अरे साहब जो पत्रिका में छपेगा उसकी गंभीरता ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब लोग हाथ से लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट होती थी और फिर छपाई शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं है कि सारी गंभीरता मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हुए में रह गई है, छपाई में नहीं है। तो समय बदलता है और धीरे धीरे ऐसा होगा कि लोग उसको स्वीकार करेंगे। वजाहत साहब, एक प्रश्न मेरे दिमाग में है कि जो पुरानी कृतियां हैं, जो पुरातन कृतियां हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये 1000 वर्ष पुरानी हैं, 2000 वर्ष पुरानी हैं, 5000 वर्ष पुरानी हैं, श्रुति परंपरा जो थी, वाचिक परंपरा जो थी, वाचिक परंपरा, आप प्राध्यापक भी लंबे समय तक रहे, आप सृजन के हर उस विभाग से जुड़ने की कोशिश किए जिसमें कुछ दे पाए समाज को। आप की जिस नाटक की हम बात कर रहे हैं उसका नायक आपने कभी चुना, आपने खुद कविता लिखने की क्यों नहीं सोची कभी, जबकि सारी परंपराएं, पुरातन ग्रंथ सब जो है वो कम से कम हिंदी और संस्कृत वांग्मय की जो शुरुआत हम कहते हैं वो बड़ी कृतियां सारी कविताओं में थी। देखिए, कविता लिखना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है। अच्छी कविता लिखना, ऐसी कविता लिखना जो वास्तव में एक अव्वल दर्जे की कविता हो, तो इतना बड़ा काम करने की मेरे अंदर न तो हिम्मत थी और न क्षमता थी। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं कविता नहीं लिख सका, क्योंकि मैं इतनी प्रतिभा मेरे अंदर नहीं रही, है ना। जो कवि हैं उनको मैं मानता हूँ कि वो एक तरह से प्रोफेटिक बात करते हैं। कवि को प्रोफेटिक होना चाहिए। कवि जब तक प्रोफेटिक नहीं होगा वो कवि नहीं हो सकता। भविष्य वक्ता होना चाहिए कवि को। कवि जो है वो वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों कालों को अपने अंदर समेटे हो। जैसे मान लीजिए कि तुलसीदास थे, रहीम थे, कबीर थे, बहुत जो बड़े महान कवि हुए हैं, तो वो महान कविता अगर नहीं लिख सकते तो यार फिर तो साधारण कविता लिखना, केवल वर्णन की कविता लिखना, वो तो बेकार है। तो इसलिए वो काम मैं नहीं कर पाया, नहीं मतलब क्षमता नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो लिखा है मैंने, गद्य लिखा, तो वो भी एक तरह की कोशिश ही है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा काम हुआ है कि जो बहुत अच्छा कहा जाएगा। आप लोगों को, पढ़ने वालों को थोड़ा पसंद आ जाता है, ठीक है, लेकिन और कोई गलतफहमी नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि लेखक के मरने के 50 साल के बाद उसका सही मूल्यांकन होता है। लेखक जब मर जाता है तो उसके मरने के 50 साल के बाद उसका मूल्यांकन होता है, उसके जीवन काल में नहीं होता। तो जीवन काल में जो अपने आप को महान समझते हैं, तो वो पता नहीं क्या होगा उनके साथ, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जैसे प्रेमचंद को आज हम लोग मान रहे हैं, गुलेरी जी को आज हम लोग मान रहे हैं, बहुत बड़े रचनाकार थे, वो सही मूल्यांकन है कि अब वे नहीं हैं, उनके दोस्त नहीं हैं, वो पत्रिकाएं नहीं हैं जो वो छापते थे, उनकी कोई लॉबी नहीं है, उनके कोई मित्र नहीं है। अब हम उनको मान रहे हैं कि वो बहुत बड़े रचनाकार थे। तो इसका मतलब है कि ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। और ट्रुथ जो है वो जल्दी हासिल नहीं होता, सच्चाई प्राप्त करने में समय लगता है। तो 50 साल कम से कम लगेंगे। वजाहत साहब, ये तो आपकी अपनी विनम्रता है जो आप ये बात कह रहे हैं। आपके प्रशंसक, जब मैं ये कह रहा हूँ, और कोई भी गूगल पे सर्च कर सकता है, आपके नाटकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि रही है। और निश्चित रूप से जब भी भारतीय रंगमंच की बात होगी तो आपके
नाटकों का उल्लेख जरूर होगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपने जो काम किया वह 50 साल बाद नहीं, कम से कम 50 साल तो लिखते हुए हो गया। और पीढ़ी, आज की पीढ़ी भी अगर पढ़ रही है, अभी हम लगातार नए लोगों से, नए बच्चों से भी बात करते हैं। अभी हिमांशु इसी मंच पर थे, आपसे मिलने के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्वानंद किरकिरे ने अभी कहा कि सर मैं तो आपको कब से पढ़ता रहा। नई पीढ़ी भी आपको पढ़ रही है। सोशल मीडिया पे आपको जो लिखते हैं, आप उसकी लाइक्स को देख के लगता है कि आप इस पीढ़ी में भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। देखिए, नई पीढ़ी का मैं आपको एक किस्सा बताऊं। कुछ नए लोगों से मेरा परिचय जब होता है तो वो कहते हैं, अरे 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 आपको तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, आप हैं? आप हैं? मैंने कहा हाँ, अभी तक तो हैं। तो ये भी होता है भाई, नई पीढ़ी। बजाज साहब, मैं एक प्रश्न मेरा है कि अगर आपको अपना मूल्यांकन इस रूप में करना हो, आप बहुत अच्छे पर्यटक रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ते हैं वो भी जानते होंगे, नहीं तो हमारे जो श्रोता हैं उनको मैं बता दूं। वजाहत साहब दुनिया भर में घूमते रहे हैं, और जब मैं एक बार इनसे बातचीत कर रहा था तो इन्होंने कहा कि दुनिया के हर शहर में को अगर समझना है, वहाँ के लोगों को समझना है, वहाँ के खान पान, वहाँ की संस्कृति को समझना हो तो पैदल घूमिए। और इन्होंने ये पूरी दुनिया के जहाँ भी जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, अपना ज़्यादातर वक्त जो है पैदल चलने में गुजारते हैं। आप बतौर पर्यटक, बतौर लेखक, बतौर प्राध्यापक, अभी सईद अंसारी जी हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने अभी इस मंच पर कहा कि आपने उनको पढ़ाया है। और सईद भाई जैसे हज़ारों लोग हैं जो मिलते हैं और बताते हैं कि हम जो है वजाहत साहब से पढ़े हैं, आपके छात्र हैं। तो एक ऐसा प्राध्यापक जिसने अपने लेखन के अलावा प्राध्यापक के तौर पर, पर्यटक के तौर पर, बतौर मनुष्य, मैं आपको पाता हूं, जब भी आपसे बात करता हूं हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैं अगर यह प्रश्न पूछूं कि असगर वजाहत अपने को किस रूप में समाज में यह चाहते हैं कि 50 साल बाद अगर कोई पीढ़ी, उस समय की पीढ़ी जो AI की दुनिया में जी रही होगी, वह वजाहत को याद करे तो किस रूप में याद करे? ये तो वही पीढ़ी बताएगी। क्या वही पीढ़ी जो होगी 50 साल के बाद वही बताएगी किस रूप में याद करना है या नहीं करना है, क्या करना है। तो ये रहता है। देखिए, हमेशा एक मतलब कुछ भी काम करने वाला ये कोशिश करता है अच्छे से अच्छा करने की, और उसको अपना किया हुआ काम कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता, पूरी तरह इत्मीनान नहीं होता कि भाई हमने कुछ किया, इससे अच्छा करो, इससे अच्छा करो, इससे अच्छा करो। तो ये होता है कि कन्फ्यूजन की स्थिति हमेशा रहती है। तो वो है, अब अपने बारे में और कहना तो बड़ा मुश्किल है ना सर। मतलब काम हो रहा है यही बहुत है, काम होता रहे यही बहुत है। और ये खुशी की बात है कि जैसे लोगों के पास विषय ख़त्म हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे पास से ख़त्म नहीं हो रहे। लिखने के जो विषय हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, वो तो और आते हैं, और इतने आते हैं कि शायद उनके ऊपर लिखना भी मुश्किल है, लेकिन वो विषय आते रहते हैं लिखने के। तो यही एक संतोष की और खुशी की बात है। वर्तमान समय को आप किस रूप से देखते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, विशेषकर जो सियासत में जो पूरी दुनिया का जो वातावरण है, और साहित्य किस तरह से उसे अपने समय को दर्ज कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आपने जिस तरह से अपने लेखन में लगातार, चाहे वह गांधी @godse.com हो या लाहौर की हम बात कर रहे हैं, दूसरी कृतियों में भी आपने अपने समय को, अपने स्थान को, अपने परिदृश्य को, अपने आसपास के वातावरण को न केवल दर्ज किया है, बल्कि इस बात की कोशिश की है कि मनुष्यता का कद और भी बेहतर हो। वर्तमान समय में क्या स्थितियां हैं? वर्तमान समय में मुझे ये बिल्कुल पक्का विश्वास है कि मानवता का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो साम्राज्यवाद जो है, साम्राज्यवाद ही जड़ है मनुष्यों को बांटने की
उनके अधिकारों के हनन करने की, उनका शोषण करने की। तो जब तक मनुष्यता का पीछा साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से नहीं छूटेगा, तब तक उसके कल्याण के रास्ते काफ़ी बंद हैं। कैसे छूटेगा ये बात मानवता को ही तय करनी होगी। हम आप इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते। वर्तमान में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अभी मेरा जो नया कहानी संग्रह है उसका नाम है कूड़ा समय। तो ये पूरा जो समय है ये कूड़े के समान है, जो और वास्तव में कूड़ा है। देखिए, अंतरिक्ष में कूड़ा है, समुद्र में कूड़ा है, विचारों का कूड़ा है, संसार में हर जगह कूड़ा भी है, संबंधों में कूड़ा है। तो जो भी निकृष्ट है, सबसे खराब हुआ है, वो समय है जिस समय में हम अब रह रहे हैं। ज़रूर ये समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, लेकिन कब, कैसे, किस तरह, ये बात देखने की होगी। और कोई भविष्यवक्ता भी अगर बताएगा तो उसके ऊपर विश्वास नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद वजाहत साहब। इस उम्मीद के साथ हम आपसे इस सत्र को के समापन की हमारे शहीद भाई आ गए हैं। बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करूंगा। और जिस उम्मीद की बात करते हैं कि यह समय बदलेगा, जो कूड़ा समय है, जो चाहे साहित्य हो, सियासत हो, विचार हो, चिंतन हो, समुद्र हो और अंतरिक्ष हो, दुनिया यह बेहतर बन सके, हम थोड़े मनुष्य और हों, और उस मनुष्यता की दिशा में जो आपका योगदान है वह वर्षों तक लगातार हमें मिलता रहे और साहित्य आज तक पर हम चर्चा कर पाएं आपसे, इस बात की कामना के साथ बहुत बहुत आभार आपका। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए डॉक्टर असगज वजाहत जी का।